नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यूपीएससी पैट के कोर्स को हम कवर अप कर रहे हैं और दिल्ली सल्तनत हमारा टॉपिक चल रहा है और आज हमारी दिल्ली सल्तनत में क्लास नंबर 4 है। यानी कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 4 है। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, क्लास नंबर आपकी 4। मैंने आपको लिखा नहीं यहाँ पर, चलो कोई दिक्कत नहीं। क्लास नंबर 4 है आपकी यहाँ से, क्योंकि हम अभी तक 3 क्लासें जो हैं इनकी प्रोवाइड करा चुके हैं आपको, जिनमें 3 क्लासों में हमने पढ़ाया गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश। तो आज जो जिक्र है वो किसका है? सैयद वंश का है। किसका है? आज जो जिक्र है वो सैयद वंश का है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? सैयद वंश। ठीक है, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि सैयद वंश क्या है, क्या इसका शासनकाल था। तो देखिए, सैयद वंश की बात करते हैं तो 1414 से लेकर 1451 तक, 1451 तक जो था ये था, 1451 तक ये था। बात करते हैं संस्थापक की। किसकी? संस्थापक की बात करते हैं तो कौन थे? ये खिज्र खां थे। खिज्र खां, ठीक है। कौन थे खिज्र खां? अब हम बात कर रहे हैं खिज्र खां के बारे में। यानी संस्थापक कौन थे? खिज्र खां थे। तो हम बात करेंगे अब खिज्र खां की। ठीक है भाई, ये कौन थे? खिज्र खां। तो खिज्र खां अब समझते हैं इनके पिता कौन थे। बात करते हैं पिता कौन थे? सुलेमान। ठीक है। अब सुलेमान कौन थे? सुलेमान फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने किन्हें? सुलेमान को। कहाँ का? मुल्तान का। कहाँ का? ऐसा मान चलिए एग्ज़ाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। इन्हें कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है इनसे कि फिरोज तुगलक ने जो है इन्हें क्या की दी थी? जागीर दी थी। क्या दी थी? जागीरें दी थी। किसको? सुलेमान को। ठीक है। अब सुलेमान को कहाँ की जागीर दी थी? तो मुल्तान की। समझ गए? किसकी? मुल्तान की। मुल्तान की जागीर दी थी और वहाँ के क्या बन गए थे? गवर्नर। क्या बन गए थे? गवर्नर बन गए थे। इतनी बात आपको याद रख लेना है। ठीक है भैया। अब बात आता है क्या कि इनकी मृत्यु के बाद, सुलेमान की मृत्यु के बाद पुत्र कौन? मृत्यु के बाद किसकी? सुलेमान की मृत्यु के बाद अब कौन बनते हैं? गवर्नर बन जाते हैं खिज्र खां। तो पहले इतनी बात समझिए, खिज्र खां का जो जिक्र आता है उठता है वो कहाँ से उठता है? फिरोज शाह तुगलक वंश के प्रतापी शासक थे, जिन्होंने बहुत सारा काम जो है देश हित में किया था। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक की एक जागीर थी मुल्तान में, वहाँ पर सुलेमान जो थे गवर्नर के पद पर नियुक्त थे। जब सुलेमान की मृत्यु हो जाती है तब वहाँ पर खिज्र खां जो है गवर्नर बनते हैं, यानी कि अपने बाप की जगह पर गवर्नर बनते हैं। परंतु उसी बीच में क्या होता है? उसी बीच में जो है उसी बीच में जो है फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है। और जब फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु होती है तो तुगलक वंश में अराजकता फैल जाती है। उसी बीच जो है इनको क्या कर दिया जाता? बंदी बना लिया जाता खिज्र खां को, क्योंकि लगता है ऐसा है कि खिज्र खां का कुछ इसमें रोल था, पर खिज्र खां का ऐसा कोई रोल था नहीं। परंतु फिरोज शाह तुगलक के जो विपक्षी लोग थे उन्होंने जो है इनको बना दिया था बंदी। और जब बंदी बनाया तो खिज्र खां जो थे 1398 ईस्वी में 1398 ईस्वी में से उनके चुंगल से निकल कर भाग गए थे। वह भाग गए थे। और उसके बाद में खिज्र खां ने अब क्या होता है कि तुगलक वंश के जो अंतिम शासक थे नसरुद्दीन, क्या थे? अंतिम शासक। अब हम बात कर रहे हैं अंतिम शासक कौन थे? नसीरुद्दीन थे। कौन थे? नसरुद्दीन महमूद शाह थे। तो आपने सुना होगा कल की क्लास में कि इन पर जो आक्रमण करा था वो समरकंद के शासक थे। समरकंद के शासक कौन थे? तैमूर लंग। ठीक है। तो खिज्र खां ने जो था किन की सपोर्ट करी थी? तैमूर लंग की सहायता करी थी उनके आक्रमण में। और तुम्हें पता है इनका जो हो गया था, पतन हो गया था, क्योंकि ये भाग के आए थे तो तुगलक वंश को समाप्त करना चाह रहे थे। इसी बीच में क्या था कि तैमूर लंग जो है वो चले जाते हैं यहाँ से, और तैमूर लंग जो है लाहौर की, मुल्तान की और दीपालपुर की ये जागीरें जो है छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है। और वो जागीरें किसको दे जाते हैं?
खिज्र खां को दे जाते हैं। और बाद में खिज्र खां जो है तुगलक वंश के अराजकता का फ़ायदा उठाकर वह अपने वंश की जो है स्थापना करता है। परंतु इतने में बहुत सारे राजा जो थे अपने अपने साम्राज्यों को जो है अपने अपने प्रांतों को आज़ाद करा चुके थे। और उसी आज़ादी में दिल्ली के गवर्नर जो थे, उस समय दिल्ली के जो शासक थे वो कौन थे? तो दिल्ली में जो राजा थे वो कौन थे? दिल्ली के समय राजा थे दौलत खां। ठीक है। और यहाँ पर सैयद वंश के कौन थे? खिज्र खां। तो खिज्र खां ने दौलत खां को पराजित करके, क्या करके? पराजित करके जब किस वंश की स्थापना करी? सैयद वंश की स्थापना करी। ठीक है भाई, तो अब आपको कहानी पता चल गई होगी कि दिल्ली के कौन से शासक को हराकर? दिल्ली के दौलत खां को हराकर जो है इन्होंने ये गद्दी अपने पक्ष में की थी। अब देखिए इतने समय में अगर हम बात करें तो कितने वर्षों तक चला शासन? 37 वर्षों तक शासन चला। किनका? सैयदों का। ठीक है, सैयदों का 37 वर्षों शासन चला, जिसमें 4 शासक देखने को मिलते हैं। एक तो मिलते हैं खिज्र खां। ठीक है, इनका शासनकाल कब से कब तक था? अगर हम बात करें तो 1414 से लेकर 21 तक था। दूसरे में अगर हम बात करें तो मुबारक शाह। ठीक है, इनका जो शासनकाल था वो 1421 से लेकर 34 तक था। कब तक था? 34 तक था। तीसरे में अगर हम बात करें तो फिर कौन था? मोहम्मद शाह। ठीक है, तीसरे शासक थे मोहम्मद शाह। ये 1434 से लेकर 51 तक रहे थे। आई थिंक 51 तक नहीं, 45 तक रहे थे। कहाँ तक रहे थे? 45 तक रहे थे। और अंतिम शासक जो थे वो कौन थे? अलाउद्दीन आलम शाह ये थे। और ये 1445 से लेकर 51 तक ये रहे थे। इन्हीं 4 शासकों में यहाँ रहे। परंतु सैयद जो थे, ये सैयद वंश एक असफल व अयोग्य राजाओं का वंश निकला, का वंश बन गया। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अयोग्य देखने को मिले और सबसे ज़्यादा क्या थे? अयोग्य भी यहाँ पर देखने के लिए मिले और कमज़ोर भी यहाँ पर मिले। तो ये थी कुछ कहानी। दिल्ली के दौलत खां को हराकर पराजित करके खिज्र खां ने जो है अपनी स्थापना की थी। खिज्र खां का पूरा इतिहास हम पीछे से चेक कर ही चुके हैं, बता ही चुके हैं। अब हम वन बाई वन करके पढ़ते हैं कि इनमें क्या क्या मुख्य बातें और हो सकती हैं और क्या इनका इम्पोर्टेंट और हो सकता है। तो सैयद वंश पढ़ रहे हैं तो आपने हेडिंग डाली ली होगी। तो अब पहला जो शासक है वो कौन है? खिज्र खां को हम पढ़ेंगे। किनको पढ़ेंगे? खिज्र खां को हम पढ़ेंगे। किनको पढ़ेंगे? खिज्र खां को। ठीक है भाई, खिज्र खां को पढ़ेंगे। आपको समझ में आ ही चुका होगा। तो पहले शासक कौन थे? खिज्र खां। कब से कब तक? 1414 से लेकर 21 तक ये था इनका शासनकाल। तो पहला की पॉइंट क्या है? पहला की पॉइंट ये है कि ये मुल्तान के सुल्तान थे, मुल्तान के गवर्नर थे। कहाँ के थे? मुल्तान के गवर्नर थे। मुल्तान के गवर्नर थे। ठीक है। फिर दूसरी बात, दौलत खां को पराजित करके दिल्ली की गद्दी प्राप्त की। इतनी बात आपको याद रखना। पिता कौन थे? इनके पिता का नाम अगर हम बात करें तो पिता थे सुलेमान। पिता कौन? सुलेमान। कौन थे ये तुगलक के गवर्नर थे। फिरोज तुगलक के, यानी तुगलकों के गवर्नर थे। इतनी बात यहाँ से याद रख लेना। ठीक है। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ठीक है, सुल्तान की उपाधि धारण की थी। फिर दूसरी बात, इन्हें खुद को जो बोलता था, खुद को कहने का मतलब ये था कि खुद को रैयत ए आला कहता था। और सिक्कों पर
और इनने सिक्कों पर तैमूर यानी कि किसका, तैमूर लंग व उसके पुत्र शाहरुख, ठीक है, पुत्र शाहरुख का नाम, शाहरुख मिर्जा नाम था पूरा, शाहरुख मिर्जा का नाम गुदवाया, क्योंकि उनके तो ही फजलो करम से इन्हें मिला था सब कुछ, ठीक है। फिर कहने का मतलब यह है कि इन्हीं के समय पर क्या था, इन्हीं के समय पर अगर बात मान के चलें तो अराजकता फैल गई थी क्षेत्रीय, या ऐसा मान लो क्षेत्रीय राजवंशों का उदय व उत्थान में ही, और उन्हें दबाने में ही इनका जो है ना पूरा शासन समाप्त हो गया था, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि इनकी मृत्यु हो गई थी किसमें, यानी कि मृत्यु जब हुई कब हुई, मृत्यु हुई 1421 में, ठीक है। इतना याद कर लो खिजर खां से, बस हो गया याद आपको। तो मुल्तान के गवर्नर थे, पिता की मृत्यु के बाद दौलत खां को पराजित करके दिल्ली की गद्दी हासिल की थी। पिता कौन थे, सुलेमान थे, तुगलक के गवर्नर थे। सुल्तान की उपाधि धारण की थी, रैयत ए आला कहते थे अपने आप को। सिक्कों पर तैमूर लंग और उसके पुत्र शाहरुख मिर्जा का नाम इनने गुदवाया था, ठीक है। तो ये था इतनी कहानी इनकी। करो इसको नोट, जल्दी से कर लो इसको नोट अच्छे से, ठीक है भाई, जल्दी से नोट कर लो इसको। हो गया होगा नहीं, जो वरना वीडियो रोक कर इसको नोट कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। इसके बाद जो आए शासक वो कौन आए, वो इनके पुत्र यानी कि खिजर खां के जो पुत्र थे जिनका नाम था मुबारक शाह, ठीक है। तो मुबारक शाह आए, कौन आए, मुबारक शाह, इनके पुत्र, ठीक है भाई। तो इनके पुत्र जो थे वो क्या थे, मुबारक शाह थे। उनका शासन जो था वो कब से कब तक था, 21 से 34 तक चला था, ठीक है। तो अब जो शासक बनकर आएंगे वो कौन बनकर आएंगे, मुबारक शाह बनकर आएंगे, ठीक है। तो दूसरे शासक कौन है, वो है मुबारक शाह, और कब से 1421 से लेकर और 34 वर्ष तक ये इनका शासन था, 21 से 34 तक, ठीक है। अब ये किसके पुत्र थे, ये खिजर खां के पुत्र थे, खिजर खां के पुत्र। तो पिता की मृत्यु के बाद जो है इन्हें गद्दी ये मिली थी, इसका अच्छा ये है, कहने का मतलब ये था कि ये जो थे ये योग्य सेनाध्यक्ष थे, यानी कि अपने पिता के समय पर योग्य सेनाध्यक्ष थे। फिर बाद में क्या हुए, ये क्या थे, ये कुशल शासक भी होकर रहे, ठीक है। अगर हम बात करें तो सिक्कों पर इन्होंने अपना कहने का मतलब ये भी है कि यहाँ पर एक इनका क्वेश्चन आ जाएगा, अगर मैं यहाँ से बताऊँ सिक्कों पर अपना नाम गुदवाया, ठीक है, यानी कि सिक्कों पर अपना नाम क्या है, सिक्कों पर नाम खुदवाया, क्योंकि इनके पिताजी ने तो अपना नाम खुदवाया नहीं था, तैमूर खुदवाया था। दूसरी एक बात और यहाँ से, ठीक है, खुतबा पढ़ाया यानी कि जिसे हम कहते हैं धर्म उपदेश, खुतबा पढ़वाया, धर्म उपदेश जिसे कहते हैं। और सिक्कों पर जो नाम इनके मिलता है वो क्या मिलता है, मोइज उद्दीन मुबारक शाह, मुबारक शाह इनका जो है ये नाम मिलता है, ठीक है भैया, ये नाम मिलता है। इनको थोड़ा सा यहाँ से याद रखो, ठीक है भैया। और कहने का मतलब ये है कि इनने जो है विद्रोह का दमन भी किया था, यानी जितने विद्रोह फैल रहे थे विद्रोह का दमन भी किया था। क्यों करा था दमन, क्योंकि इनके पिता की मृत्यु के बाद जो है विद्रोह फैलने शुरू हो गए थे। इतनी बात यहाँ से याद रखो। यमुना नदी के किनारे पर एक और याद रखना, यमुना नदी के किनारे पर एक शहर बसाया था मुबारकबाद, नदी के किनारे पर क्या बसवाया था, मुबारकबाद, एक शहर बसवाया था मुबारकबाद, ठीक है।
अंततः इनकी मृत्यु जो है वो 1434 में हो जाती है। और कुछ याद रखना, ठीक है, मृत्यु कब हो जाती है? 1434 में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है भाई, चलो इसको जल्दी से नोट करो, फुर्ती से। ठीक है, इतना ही याद करना है इनसे, और ज़्यादा याद करना है नहीं, छोटा सा बंद है। ठीक है, आराम से आप इसको तैयार कर लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराओ मत बिल्कुल भी। ठीक है, तो इतना याद कर लेना। इससे एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसको। मतलब मुबारक शाह 1421 से 34 तक गद्दी बैठे, खिजर खां के पुत्र थे। ठीक है, योग्य सेनाध्यक्ष थे क्योंकि इन्होंने विद्रोह का दमन किया था। ठीक है, सिक्कों पर अपना नाम खुदवाया था क्योंकि इनके पिताजी ने तो तैमूर और शाहरुख का नाम खुदवाया था। और मोइजुद्दीन मुबारक शाह के नाम से ये खुद सिक्कों पर देखे गए और खुदवा पढ़वाया, यानी से कहते हैं धर्म उपदेश। ठीक है, और यमुना नदी के किनारे पर मुबारकबाद नगर जो है इन्होंने बताया। और इनकी मृत्यु जो थी 1434 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 2 शासक हो चुके हैं। एक तीसरे शासक के रूप में जो आते हैं वो कौन आते हैं? तीसरे शासक के रूप में जो आते हैं वो आते हैं मोहम्मद शाह। कौन आते हैं? मोहम्मद शाह। ठीक है, अब क्या है ये? इनका शासन जो था कब से 1434 से लेकर 45 तक रहा था। कब तक रहा था? 45 तक। मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। मुबारक शाह का कोई पुत्र था नहीं। क्या? मुबारक शाह का कोई पुत्र नहीं था, कोई पुत्र नहीं था। अब इनका कोई पुत्र था नहीं। ठीक है, तो मुबारक शाह के भाई और भाई का नाम क्या था? अगर हम बात करें फरीद खां। क्या था? फरीद खां का पुत्र जो था वो कौन था? मोहम्मद शाह। तो ये जो था मुबारक शाह का क्या था? भतीजा था। मुबारक शाह का भतीजा था। जब इनका कोई पुत्र नहीं था तो अमीरों ने और सरदारों ने मिलकर, किसने मिलकर? अमीरों ने और सरदारों ने मिलकर जो है मोहम्मद शाह को शासक बनाया था। किसने मिलकर? अमीर थे, अमीरों व सरदारों ने मिलकर जो है इसको शासक बनाया था। ठीक है, इतनी बात यहाँ से याद करेंगे। क्लियर? ठीक है भाई। फिर यहाँ पर इनने क्या करा था कि जो मुबारक शाह का हथियारा था, यानी कि मुबारक शाह के इनके हथियारों में एक प्रमुख भूमिका जो थी, प्रमुख भूमिका किसकी थी? प्रमुख भूमिका जो किसकी थी? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, मतलब व्यक्ति का सरवर उल कुल। क्या थे? सरवर उल कुल। सरवर उल मुल्क, सरवर ए मुल्क, ये थे। ठीक है, सरवर उल मुल्क थे। तो इनका हाथ था, परंतु इन्होंने क्या करा? इनको दंड न देने के स्थान पर, इनको दंड तो दिया नहीं, और दंड के स्थान पर इन्हें क्या करा? इनको सम्मान दिया। इनको क्या दिया? सम्मान दिया। किनको? इनको। और क्या बना दिया इनको? ये वजीर बना दिया। क्या बना दिया? अपने शासन का क्या बना दिया? वजीर बना दिया। तो इतनी भी अच्छी बात है। और इतना चीज़ देखकर, वजीर चीज़ देखकर क्या हो गई थी? अराजकता फैल गई थी। अराजकता में क्या था कि इनके समय पर मालवा का आक्रमण हुआ। ठीक है, मालवा का आक्रमण उसी समय दिल्ली पर, उसी समय जो है दिल्ली का भी आक्रमण हुआ। ठीक है, दिल्ली पे भी आक्रमण हुआ, मालवा का आक्रमण हुआ। परंतु क्या हुआ कि जिस समय पर दिल्ली में आक्रमण हुआ तो दिल्ली से आक्रमण किसने किया था? दिल्ली महमूद खिलजी ने किया था। महमूद खिलजी। ठीक है, उसी समय पर जो थे सिंध में, कहाँ पर? सिंध में। मान लीजिए अलग एक जगह है सिंध में अफगान शासक, अफगान गवर्नर कौन था? बहलोल लोदी कहाँ का था? अफगान का था। और कहाँ था? सिंध का गवर्नर था ये उस समय पर। इसने आके जो है इसे पराजित किया, ही नहीं पराजित किया। मतलब कहने का मतलब ये था कि मुबारक शाह को जो बचाया वो कितना के बचाया? बहलोल लोदी ने बचाया। ठीक है, यानी कि जब हथियारों को प्रमुख भूमिका निभाई सरवर
उल मुल्क ने तो उसको सम्मान दिया, वजीर बना दिया। इस चीज़ से अराजकता फैल गई। मालवा वालों ने हमला कर दिया, दिल्ली वालों ने, दिल्ली से हमला कर दिया महमूद खिलजी ने, ठीक है, इसकी योग्यता को देखते हुए। परंतु सिंध में अफगान गवर्नर था, सिंध प्रांत जो है, पंजाब का सिंध प्रांत जो है आपका पंजाब वाला, तो वहाँ पर क्या था कि बहलोल लोधी जो थे वहाँ पर वो गवर्नर पद पे थे उस समय पर, जो बाद में लोधी वंश की नींव रखते हैं, मुझे पता चल जाए कैसे रखते हैं, ठीक है। तो बहलोल लोधी ने आके जो है इनको यहाँ से बचाया। क्लियर। अब क्या होता है कि इनके सम्मान में जो है इनके सम्मान में जो है बहलोल लोधी के सम्मान में किसने, मोहम्मद शाह ने जो है इन्हें अपना पुत्र कहकर पुकारा। क्या क्या पुकारा? अपना पुत्र। तो इससे क्या संज्ञा दी? महमूद शाह ने अपने पुत्र की संज्ञा दी, यानी किसकी? पुत्र की संज्ञा, ठीक है। और एक उपाधि होती है खान खाना, खान ए खाना, ठीक है। और ये भी उपाधि दी, खान ए खाना, यहाँ पर इन्हें उपाधि दी, ठीक है। परंतु ये एक असफल शासक थे और इनकी मृत्यु जो है फिर बाद में इनकी मृत्यु जो है कब हो गई थी? 1900 कब हो गई थी भैया? इनकी मृत्यु 1945 में हो गई थी। मृत्यु 1445, सॉरी 1945 कह रहा हूँ, 1445 में इनकी जो थी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इतना इनके याद रख लेना, ठीक है। मुबारक शाह का कोई पुत्र नहीं था, इस वजह से तो ये शासक बने थे, ठीक है। परंतु ये कमज़ोर थे तो इन्हें बचाया किसने आकर? बहलोल लोधी ने। वो कहाँ थे उस टाइम पर? वो सिंध के पंजाब के मतलब प्रांत थे, पर पंजाब प्रांत के जो थे वो क्या थे? गवर्नर। अब इनके बाद में जो आएगा वो कौन आएगा? इनका ही पुत्र, किनका? मोहम्मद शाह का पुत्र जो था, जिसका नाम था अलाउद्दीन, ठीक है, वो इनका पुत्र था। परंतु वो किसकी उपाधि के साथ लेकर? शाह आलम की उपाधि से जो है दिल्ली की गद्दी संभालता है, ठीक है। तो अब जो चौथा शासक है वो कौन सा है? अलाउद्दीन आलम शाह, और यही रहते हैं अंत तक 1445 से 51 तक। देखो ये बड़े इंटरेस्टेड बात है इनकी, क्या है देखो, ये मुबारक शाह का तो पुत्र था, पहली बात तो ये किसका? सिर्फ मोहम्मद शाह का, मुबारक कह रहा हूँ मैं भी, मोहम्मद शाह का पुत्र था, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आरी बात समझ में। और ये आलम शाह की उपाधि से दिल्ली गद्दी पर बैठा, दिल्ली की गद्दी पर बैठा, इतनी बात रखना है। परंतु एक इनसे बड़ा रुचिदार बात है कि 1447 में बदायूं चले गए थे काम की वजह से। कहाँ चले गए थे? बदायूं। और बदायूं इन्हें इतना पसंद आया कि वहाँ ही बस गए, वहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया? रहना शुरू कर दिया, वहाँ पर इन्होंने रहना शुरू कर दिया, ठीक है। और दिल्ली छोड़ दी, ठीक है भैया। इतना पसंद आया इनको वहाँ रहना बदायूं में, वहाँ बदायूं रहना शुरू कर दिया, दिल्ली दी इन्होंने छोड़, ठीक है। और जब दिल्ली छोड़ दी, ठीक है, तो दिल्ली में क्या है? संघर्ष उत्पन्न हो गए, यानी दिल्ली में क्या हो गया? इस समय पर संघर्ष उत्पन्न हो गए। और संघर्षों को दबाने के लिए इन्होंने किसे आमंत्रित किया? अपने दूसरे पुत्र अपने भाई को, मुँह बोले भाई को। अब मुँह बोले भाई कौन थे? बहलोल लोधी, ठीक है। तो वहाँ के अमीरों ने एक बात उठाई बहलोल लोधी के ऊपर कि आप किस अधिकार से यहाँ पर हो? तो इन्होंने कहा ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या है, इसी समय पर इन्हीं के शासनकाल में 1451 में दिल्ली में राज्यारोहण कर लिया कि अब तो मैं यहाँ पर दबा सकता हूँ, परंतु ये बताया जाता है कि इनके राज्यारोहण से जो थे अलाउद्दीन आलम शाह को कोई भी वो नहीं हुई थी दिक्कत। ये चाह रहे थे कि वो बने, ठीक है। तो इनकी कोई मर्जी नहीं थी दिल्ली में रहने का, तो इन्हीं की मर्जी के साथ साथ जो है ये दिल्ली के गद्दे बैठे। इन्होंने ही पहला अफगान वंश जिसे हम कहते हैं अफगान वंश की नींव रखी। और किस वंश के रूप में रखी? लोधी वंश के रूप में रखी। क्या? लोधी वंश के रूप में रखी। और पहला अफगान शासक जो बना वो कौन बना? बहलोल लोधी। कौन बना? बहलोल लोधी। तो अभी तक तो बात कर रहे थे, तुर्कों की बात चल रही थी, मगर अब किनकी आ जाएगी? अफगानों की बात आ जाएगी इसके बाद में, ठीक है भाई। और इसके बाद में अगर जो आए थे वो दिल्ली आकर उन्होंने कोई भी यहाँ शंका नहीं जताई, परंतु इन आलम शाह की जो मृत्यु हुई,
इनकी जो मृत्यु हुई, बहलोल लोधी का लोधी वंश चल रहा था, तो कब आके 1476 में आके जो है इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये था इतना सा लोधी वंश। तो आज मैंने थोड़ा सा इसलिए सोच लिया है क्योंकि अगर हम एक एक वंश को एक एक बार पढ़ेंगे तो ये याद रह जाएगा, वरना तो दो दो वंश अगर एक साथ कर लेंगे तो खिचड़ी बन जाएगी। कोई बात नहीं, कुछ स्पेस के बाद में मैं दूसरी क्लास भी आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप टेंशन ना लो। ठीक है भाई, तो आज के लिए केवल इतना इस क्लास के लिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, एक बार और रिकॉल कर लो। मोहम्मद शाह का ये पुत्र था, आलम शाह के पास दिल्ली गद्दी बैठा, 47 में चला गया था बदायूं, और वहाँ के रहने पसंद कर दिया, दिल्ली छोड़ दिया था। दिल्ली में संघर्ष उठ गए, उन्हें दबाने के लिए किसी बहलोल लोधी को आमंत्रित किया। बहलोल लोधी वो था जो इनके पिता को सपोर्ट किया था इसने। ठीक है, उन्होंने इसे अपना पुत्र बना लिया था मुगला। 51 में दिल्ली का राज्यारोहण करा इन्होंने और अफगान वंश की नींव रखी। अब बहलोल लोधी ने लोधी वंश के नाम में रखी, परंतु इन्हें कोई ऑब्जेक्शन था नहीं और इनकी मृत्यु हो गई थी 1476 में, और उसके बाद का काल जो था वो क्या था, लोधी वंश। ठीक है दोस्तों, तो अभी की क्लास में केवल इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास के साथ। इसी तरीके से तैयारी करते रहिए, मज़े से बिल्कुल एंजॉय करके तैयारी करिए। तो मिलते हैं नए साथन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।